में आप लोग का स्वागत है। चलो इस वीडियो लेसन में ना हम तुम्हारी साइंस की बुक का लास्ट लेसन दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट इसे कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा शोर हो रहा है क्योंकि संडे का दिन है, सारे वेंडर्स इसी टाइम आते हैं। फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये चैप्टर काफ़ी आसान है, काफ़ी स्कोरिंग है, इग्नोर नहीं करना। ये कभी कभी ऐसा लगता है यार ये तो लिख ही लेंगे, इस चैप्टर का कुछ है नहीं, फिर भी एक बार ना पढ़ के जाना। शुरू करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम उसके कॉम्पोनेंट क्या होते हैं देखो। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, हम हो गए, तुम हो गए, सारे पार्ट है किसके, सब इकोसिस्टम के पार्ट है। ठीक है। दस इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। बायोटिक क्या होते हैं, जिनके अंदर जान होती है। एबायोटिक क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक कौन से कंपोनेंट होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक कौन से होते हैं, लिविंग कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक के अंदर आएगा टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल। अब एग्जाम वो बोल रहा है कि इफ़ यू आर गिवन, देखो अगर तुम एक गार्डन विजिट करोगे तो तुम देखोगे डिफरेंट प्लांट्स मिलते हैं, जैसे ग्रासेस हो गया, ट्रीज हो गया, फ्लावर्स हो गया, जिनके अंदर जैसे रोज, जैस्मिन, फ्लावर्स ये सब दिखते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ हमेशा इंटरेक्ट करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ हमेशा इंटरेक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक और बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक मतलब जीवित, जैसे स्क्वेरल हो गई, एंट हो गया, मैं हो गई, तुम हो गए और फिर बीज हो गए, सारे बायोटिक है। एबायोटिक क्या होता है, जिसमें जान नहीं होती, जैसे पानी हो गया, आसमान हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो जब एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। गॉट इट। चलो जस्ट अ मिनट। सो बेसिकली इट इज इंटरेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड द बायोटिक कंपोनेंट। और फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। या तो देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सीधा सनलाइट को ट्रैप करके अपना खाना बनाते हैं उनको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। सारे ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूसर्स में आते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी बच्चों, सारे ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया, यहाँ से यहाँ तक अपने बुक में मार्क कर लो। ग्रीन प्लांट सारे के सारे और कुछ बैक्टीरिया जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो सारे मिलके सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनको क्या बोला जाता है, वी कॉल देम प्रोड्यूसर्स। कुछ ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, या तो वो प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। प्रोड्यूसर्स पे ये लोग या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर पे कौन फीड करते हैं, कंज्यूमर। देखो प्रोड्यूसर पे कौन फीड करता है, प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स फीड करते हैं। सबसे ऊपर कौन आया, प्रोड्यूसर्स, उनके नीचे कौन आया, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की भी कैटेगरी डिफरेंट है, एक होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और बच्चों एक होते हैं इन्वायरमेंट में डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स ये उल्टे होते हैं। जैसे प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर का बनाया हुआ खाया। जैसे प्लांट प्रोड्यूसर है तो उसको एक डियर या रैबिट ने खाया तो कंज्यूमर हो गया। ऐसे इन्वायरमेंट में एक होते हैं डीकम्पोजर्स, जो डीकम्पोज करते हैं, जो कि तोड़ते हैं चीज़ों को। जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया तो अपने आप ही नेचर ऐसा है कि अपने आप ही उसकी सफाई हो जाती है। ठीक है, अपने आप ही वो डिकम्पोज हो जाता है। क्रो हो गए, ईगल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, सब उसे फीड करके गायब कर देते हैं। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चीज़ों को तोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। होप आई एम क्लियर। फटाफट नेक्स्ट लेग ऑफ द चैप्टर पे पढ़ते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। बच्चों ध्यान से सुनो, फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती है। ए ने बी को खाया, बी ने सी को, इंटरकनेक्टेड नहीं होती, सिंपल होती है। हर ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल से जुड़ा होता है। अब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। देखो ये हमारे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है। सबसे नीचे आते हैं प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। एक बात तुम ध्यान से देखो, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर। जैसे जैसे ग्राफ में ऊपर जाओगे ये चीज़ कम होती जाएगी, इनकी मात्रा कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कौन थे, प्राइमरी
कंज्यूमर्स सबसे ज़्यादा कि प्रोड्यूसर्स? नहीं मैम, हमें दिख रहा है प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे जो बोर्ड में भी आ जाता है और तुम्हारी बुक में भी स्टेटेड है, क्या हर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, क्या हर किसी में सेम ही पिरामिड देखने को मिलता है? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि जो एक्वाटिक सिस्टम होता है, जो पानी का सिस्टम होता है ट्रॉफिक लेवल का, उसमें प्रोड्यूसर्स कम होते हैं, कंज्यूमर्स ज़्यादा होते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, कुछ और मत सोचो मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने बोला क्या हमेशा प्रोड्यूसर्स ज़्यादा रहेंगे? पिरामिड में नीचे वाला बेस क्या हमेशा बड़ा रहेगा? आप बोलोगे नो। अब हम जानते हैं, एक्वाटिक की स्पेलिंग गलती क्यों है, अब हम जानते हैं कि क्या एक्वाटिक सिस्टम जैसे पॉन्ड्स का हो गया, नदियों का हो गया, इसमें प्रोड्यूसर्स थोड़े कम होते हैं और कंज्यूमर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो पिरामिड थोड़ा सा उल्टा सा हो जाता है, अनस्टेबल सा हो जाता है। चलो इसको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ट्रॉफिक लेवल, ये देखो फूड चेन एक से दूसरा कनेक्टेड होता है। जनरली ऑटोट्रॉफ ही नीचे आते हैं, इसके ऊपर हर्बीवोर्स आते हैं, इसके ऊपर कार्निवोर्स आते हैं और टॉप कार्निवोर्स सबसे ऊपर आते हैं। टॉप कार्निवोर्स क्या होते हैं? जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सबसे ऊपर वाले लेवल पे आएंगे, सबसे ऊपर वाले लेवल पे आएंगे। आई होप आई एम क्लियर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रुको। फिर उसके बाद आता है द एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटीज़ वी नो द फूड वी ईट। जो हम खाना खा रहे हैं वो फ्यूल की तरह काम करता है और हमें एनर्जी देता है बाकी काम करने के लिए। दस जो इंटरेक्शन होता है सारे कंपोनेंट का एक दूसरे से, उसको हम ट्रॉफिक लेवल वाले सिस्टम में पढ़ते हैं। सबसे नीचे आते हैं ऑटोट्रॉप, जो कि कैप्चर करते हैं एनर्जी सनलाइट वाली और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या काम है ऑटोट्रॉप का? सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करना और केमिकल एनर्जी में बदल देना। ये जो एनर्जी सपोर्ट करती है सारी एक्टिविटीज को फ्रॉम ऑटोट्रॉप द एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी ऑटोट्रॉप से हेट्रोट्रॉप और डिकम्पोजर में जाती है। देखो सबसे नीचे ऑटोट्रॉप थे, फिर उसके ऊपर हेट्रोट्रॉप और डिकम्पोजर्स में जाती है। हेंस हम क्या देखते हैं कि जितने भी ऑटोट्रॉप हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, सारे बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है हमारे एनवायरनमेंट में? इट इज़ दी सन। हम जानते हैं अल्टीमेटली हमें सारी एनर्जी तो सन से ही मिल रही है। या तो हम वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, डिपेंडेंट तो प्लांट पे ही है ना। फिर आता है ग्रीन प्लांट जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होते हैं? जो लैंड पे इकोसिस्टम हो। ग्रीन प्लांट जो लैंड के इकोसिस्टम से 1% एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, दैट फॉल्स ऑन द लीफ और आगे कन्वर्ट होते हैं। तो हम सन की सिर्फ प्लांट सन की सिर्फ 1% ही एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। इसको ध्यान देना, मैं क्या बोल रही हूँ, प्लांट सन की सिर्फ 1% एनर्जी ही कंज्यूम कर पाते हैं। तो बेसिकली वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दैट 1% ऑफ एनर्जी। होप आई एम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर उसके बाद आता है कि देयरफॉर ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर उनको खाते हैं और आगे 10% एनर्जी को ही यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, 10% एनर्जी, और इसी को लिंडरसन रूल भी कहा जाता है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सेम चीज़ समझा रखी है। नीचे जनरली ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, ऊपर कम। अब देखो, जब फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है तो उसको फूड वेब कहा जाता है। ये तुम्हारी फूड वेब है। अब फूड चेन तो सिंपल थी, फूड चेन तो सिर्फ ये वाला पार्ट था, पर फूड चेन ये इसको देखो, इसको ये भी कंज्यूम कर सकता है, ये भी कंज्यूम कर सकता है, ये भी। इतना सिंपल तो नहीं है ना एनवायरनमेंट। ऐसा तो नहीं है ना इसने इसको खाया तो दूसरा कोई इसको खा ही नहीं सकता। प्लांट अगर मान लो घास अगर रैबिट खा रहा है तो गाय खा ही नहीं सकती, ऐसा तो नहीं होता है। आप लोग ये बात समझते हो कि जो मतलब प्लांट जो घास होती है उसे गाय भी खाएगी, उसे बकरी भी खाएगी, उसे रैबिट भी खाएगा। तो बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और उसी चीज़ को फूड वेब कहा जाता है। उसी चीज़ को क्या कहा जाता है? फूड वेब कहा जाता है। और यहाँ से एक बात ध्यान रखने वाली है जो कि इंटरेस्टिंग है कि फूड चेन के अंदर हार्मफुल केमिकल एंटर होते हैं और हमारी बॉडी में जाते हैं। मान लो सारा गंदा पानी, जैसे पल्यूटेड वाटर में मछली रही, मछली को किसी और ने खाया, उसको दूसरी मछली ने खाया, फिर हमने खा लिया, तो अल्टीमेटली वो पॉल्यूशन हमारी बॉडी में तो गया। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि फूड वेब में ना पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पॉल्यूशन के कारण से हमारी बॉडी में भी ना चाहते हुए भी पॉल्यूटेंट एंटर हो जाते हैं।
फिर उसके बाद आता है गेट एक्यूमुलेटेड। अच्छा, इससे कहते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फूड चेन पढ़ा, फूड वेब पढ़ा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, जब केमिकल डिग्रेड ना हो, एक्यूमुलेट होता रहे हर ट्रॉफिक लेवल पे, उस चीज़ को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है, जब केमिकल डिग्रेड ना हो, वो रैदर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कभी कभी क्या होता है कि केमिकल डिग्रेड नहीं होता, वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, और इसी चीज़ को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। वीट, राइस, फ्रूट, इसके अंदर जो भी हम पेस्टिसाइड उस पर यूज़ हुआ है, थोड़ा बहुत उसका हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और दिस दे के नॉट ऑलवेज, और हमें ऐसा नहीं है कि आप तुमने सब्जी फल धोए तो साफ़ हो गया, केमिकल फ्री हो गया, नो, दैट इज़ नॉट द केस। वो हमेशा केमिकल फ्री नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ही केमिकल जा चुका है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन समझे, मान लो ए फूड चेन ये रही, ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल ये रहा, दूसरा ट्रॉफिक लेवल, एक मिनट, हर सक्सेसिव लेवल में ना फूड चेन के वो केमिकल ख़त्म नहीं होता, रादर बढ़ता जाता है। जैसे मान लो पानी में कोई केमिकल था, उसे एक मछली ने, अब छोटी मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर बड़ी मछलियाँ रिलेटिवली कम होती है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, तो पानी में जो केमिकल था वो मान लो 10 मछलियों ने कंज्यूम करा, एक बड़ी मछली आके उस 10 मछलियों को कंज्यूम कर गई, तो अब उसकी बॉडी में तो मैग्नीफाई हो गया ना, पहले जितना केमिकल था 10 गुना इसकी बॉडी में हो गया। अब इसको कोई और बड़ी मछली खाएगी तो इसकी बॉडी अब एक थोड़ी खाएगी, बड़ी मछली को तो ज़्यादा खाना है, तो वो हो सकता है कि इन 10 मछलियों को और खा ले। ठीक है, ये वाली मछलियों को 10 बार और 10 मछलियाँ खा ले, तो ऐसे करके केमिकल हमेशा मैग्नीफाई हो रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारी एक्टिविटी इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करती है, ओजोन लेयर, उसकी डिग्रेडेशन। ओजोन एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, वाइल ओजोन जो होता है, O2 को हम नॉर्मली ऑक्सीजन बोलते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी एरोबिक एक्टिविटी होती है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसके अंदर नेसेसरी होता है। पर जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ओजोन ना, देखो जब हम लोग कौन सी लेयर में रह रहे हैं, हम लोग रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में, कौन से में, ट्रोपोस्फेयर में, उसके ऊपर कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो जब ओजोन ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है ना, तो वो अनहेल्दी है, पल्यूटेंट की तरह काम कर रही है। पर जब वही ओजोन उसके ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, तो वही ओजोन क्या हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, सॉरी, वही ओजोन हमारे काम की हो जाती है। वही ओजोन का काम होता है कि सन से जो यूवी रेडिएशन आ रही है उससे हमें बचाती है। मैंने तुम्हें क्या समझाया, ओजोन जो कि एक O3 मॉलिक्यूल है, वो ट्रोपोस्फेयर में भी प्रेजेंट है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी। हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, तो जब ओजोन ट्रोपोस्फेयर में होगा तो वो अनहेल्दी माना जाएगा, और वही ओजोन जब ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में होगा तो हमारे काम का होगा, क्योंकि वो यूवी लाइट से हमें बचाता है। ओजोन बनता कैसे है, देखो O2 तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में O2 फर्दर टूट जाता है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में। अब ये ऑक्सीजन जाके फर्दर इस O2 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और O3 बना देते हैं। होप आई एम क्लियर। O3 कैसे बनता है हमने बता दिया। अब ना क्या हो रहा है कि हम CFC यूज़ करते थे पहले, जिसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये फ्रिज में डलता था, AC में डलता था, इसके कारण ना हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट होते लग गया था, या ऑक्सीजन को जाके ओजोन को जाके फर्दर तोड़ने लग गया था। अब इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें बोला कि अब कोई भी CFC का यूज़ नहीं करेगा, और ग्रेट न्यूज़ इज़ कि अब हमारी ओजोन की रिकवरी भी देखी जा रही है। फिर उसके बाद आता है गार्बेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम सस्टेनेबल नहीं है, हमें इकोसिस्टम का ध्यान रखते हुए प्रोड्यूस करना है। इसमें रिसाइकिल की बात करी गई है, लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की बात करी गई है, ताकि लीस्ट हम लोग सामान प्रोड्यूस करें जो कि वेस्ट में जाए। और एक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी इसी में आता है। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो टूट जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो फर्दर टूट नहीं सकता, जो एक बार जो बन गया सो बन गया। आई होप आई एम क्लियर। ये चैप्टर छोटा सा था। ये पढ़ने वाली चीज़ें क्या है इसके अंदर, एक तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन,
ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, फूड चेन वर्सेस फूड वेब, फूड चेन वर्सेस फूड वेब, लिंडरसन रूल, 10% रूल भी कहा जाता है, 10% रूल, और रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन आवर एनवायरनमेंट। ये सब मेन चीज़ें तो यही थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में ना बैक क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं, और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल भी। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।